आज हम चर्चा करेंगे इस पूरी वीडियो में कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने सिद्धांत हैं, ये इनका शब्द अस्तित्व में कैसे आया। मैं आपको वीडियो चालू करने से पहले एक बात पहले ही बता देता हूँ कि हम किसी भी जाति, वंश और समाज के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है दोस्तों, हम आज बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। हम नहीं, जो विद्वानों ने मत दिए हम उसके अनुसार बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो देखो बच्चों, राजपूत शब्द हम किसके लिए प्रयोग में लेते हैं गुरुजी? हम क्षत्रियों के लिए प्रयोग में लेते हैं। हाँ, तो राजपूत शब्द का ही एक शब्द है क्षत्रिय, है ना। तो क्षत्रिय हम कब इस्तेमाल करते हैं गुरुजी? महाभारत रामायण के समय में हम क्षत्रिय शब्द का प्रयोग ज्यादा लेते थे। तो इसका मतलब राजपूतों का पुराना नाम क्या हो गया? राजपूत कौन थे पुराने समय में? पुराने समय में गुरुजी तो क्षत्रिय थे। अब ये क्षत्रिय शब्द टूटता टूटता राजपूतों में बना। ठीक है, अब राजपूतों के सिद्धांत दिए हुए हैं जिसमें 6 सिद्धांत दिए हैं। कितने सिद्धांत दिए राजपूतों के? 6 सिद्धांत दिए हैं। हम 6 के 6 सिद्धांतों की बात करेंगे। ठीक है, अब हम इन सिद्धांतों के अनुसार राजपूतों की बात करते हैं तो इनका एक सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है दोस्तों, वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत आया इनका अग्निकुंड का सिद्धांत, यानी अग्नि से उनकी उत्पत्ति मानी गई है। अब पता नहीं राम जाने कैसे इनके इससे उत्पत्ति मानी है सिद्धांत से, पर अब इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये सिद्धांत हमको सबसे पहले पृथ्वीराज रासो में मिला। एक बात हमको ये नोट करनी है, किसमें मिला? पृथ्वीराज रासो में मिला। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था गुरुजी? ये चंद्रवरदाय ने लिखा था। ठीक है, ये किसने लिखा? चंद्रवरदाय ने लिखा था। और इसी को चंदू खाने की गप डॉक्टर विद्याधर ने बताया है, चंदू खाने की गप बताया है। और गुरुजी इसके अंदर सबसे ज्यादा छप्पे शब्द का प्रयोग हुआ है। छप्पे छंद का सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो इसको छप्पे का राजा भी कहा जाता है। ये 3 सर्गों 6 सर्गों में आगे करके हमको व्यक्त मिलता है, पर हमको इससे कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर इस किताब के अंदर एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था अग्निकुंड सिद्धांत। और उसके अंदर ये बताया था बच्चों कि क्या कहते हैं कि एक डूंगर था। डूंगर यानी पहाड़, हमारी लैंग्वेज में इसको डूंगर बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में इसको पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पहाड़ के ऊपर ऐसे ऐसे करके किसी ने आग लगा रखी और वो यज्ञ कर रहा था। ठीक है, क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था। और यज्ञ के अंदर आहुतियां दे रहा था। आहुतियां किसकी दे रहा था? घी की आहुति देगा। अब घी की आहुति एक ऋषि दे रहा था, उसका नाम था महर्षि वशिष्ठ ऋषि। कौन था? महर्षि वशिष्ठ ऋषि। बैठ के क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था। अब यज्ञ तो क्या कहते हैं कि पहाड़ और ऊंचे स्थान पे ही बैठ के किया जाता है, नहीं कि कहीं पर भी बैठ के कर लेंगे बीच रास्ते में। चलो आज हमारा यज्ञ करने का मन है, आज हम रास्ते के बीच में बैठ के यज्ञ करते हैं। ऐसा नहीं होता। यज्ञ हमेशा ऊंची जगहों पे किया जाता है, एकांत में किया जाता है। संत हमेशा एकांत में जाके बैठते हैं। पर ठीक है, अब ये भी संत था। संत ऋषि बैठ के आबू पर्वत पे क्या कर रहे? यज्ञ कर रहे हैं। अब यज्ञ करें, दही छींटे दे रहे। अब क्या कहते हैं कि समाज में कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अच्छा काम शोभा नहीं देता। जैसे आप आपके मोहल्ले में लाइट लगवाओगे तो उस लाइट के विरोध में बोलने के लिए 10 में से 6 आदमी आपके विपक्ष में आके खड़े हो जाएंगे। नहीं, हमको लाइट नहीं, अंधेरा बहुत अच्छा लगता है, अंधेरा कायम रहे। ऐसे टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं कि यज्ञ कर रहे थे, आसपास के लोगों ने इनका विरोध किया। कोई दारू पी के इनके पास जाता, गाली गलौज देता, हड्डियां पटक जाता, गाय गाय के खून के छींटे दे जाते। ऐसे करके इनके क्या यज्ञ को ये क्या करते थे यहाँ के लोग? बच्चों, यहाँ के लोगों ने यज्ञ को कर दिया भंग। भंग करते तभी बैठते, सुबह बैठते तो भंग करते, शाम को बैठते तो भंग करते, दोपहर में बैठ रहे तो भंग कर रहे हैं। आता कोई क्या कहते हैं कि हड्डी पटक जाता, कोई शराब की बोतलें पटक जाता, कोई खून के छींटे दे जाता, कोई ले बाबा जी ने वो यज्ञ जलाया तो उसमें बाल्टी पानी के पटक गए। ऐसे करके परेशान हो गया। और उस समय इसने क्या कहते हैं कि यो माना कि महर्षि वशिष्ठ ने अग्नि से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति करी। सबसे पहला योद्धा प्रतिहार था, फिर परमार था, फिर चालुक्य थे, फिर चौहान थे। ठीक है, ऐसे चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से बताई गई है। ठीक है, उसके बाद ये मान जाते कि जो यहाँ के लोग थे दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। अब ये जो यहाँ के लोग आते वो परेशान करते, तब प्रतिहारों ने इनसे लड़ाई कर दी, प्रतिहार हार गए।
चौहानों से लड़ाई करी तो परमारों से लड़ाई करी तो वो ये हार गए, और चालुक्य से करी तो ये हार गए, पर लास्ट में चौहान यानी चौहानों ने क्या किया कि इनको हरा दिया, यहाँ के लोगों को, बाबा जी को कोई परेशान नहीं करे, डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया। उसके बाद यज्ञ कर दे। अब क्या कहते हैं कि चौहानों की क्या हो गई, अब उत्पत्ति हो गई, तो ये सिद्धांत आ गया प्रचलन में, अग्निकुंड से इसकी ऐसे ऐसे चौहानों की उत्पत्ति हुई है। टोड़ भी आ गया। अब टोड़ बोला कि नहीं नहीं, मैं इसका समर्थन करूंगा पर अप्रत्यक्ष रूप से करूंगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि अग्निकुंड सिद्धांत का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कौन करता है, तो टोड़ करते हैं, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष नहीं बोलते, कि बोलते कि हाँ हुई होगी, पर क्या कहते हैं ये लोगों को यहाँ से लाए होंगे, 4-5 लोगों को, बॉडी बिल्डर जैसे टाइप ऑफ, और जिनकी मसल असल होगी, काफी अच्छे जिम विम लगा रखा होगा, जिसने प्रोटीन खाते होंगे, ऐसे लोगों को लेके आया होगा, जो अग्नि की क्या खिलाई होगी, सौगंध खिलाई होगी। और अग्नि की सौगंध खिलाने के बाद उनमें सौगंध खिलाई होगी और एक नई जाति बनाई होगी जिसका नाम चौहान था, ऐसे ये मानते हैं। चलो कोई नहीं। और अग्निकुंड सिद्धांत को मानने लग गए सबके सब, सूर्यमल मिश्रण ये सब इनके पक्ष में आ गए, भाई साहब लोग, हम तो इनकी उत्पत्ति मानते हैं। चलो कोई नहीं, आप चौहानों की उत्पत्ति ऐसी मानी, पर परंतु आज की वर्तमान साइंस ये नहीं मानती कि चौहानों की उत्पत्ति ऐसी हुई होगी, क्योंकि ये मानते हैं कि आग आग किसकी बनी है, आग आग का गोला होता है जो हाइड्रोजन हीलियम गैसों से मिलकर बना होता है, आप सबको पता है। उसके अंदर एक्स और वाई गुण सूत्र तो है नहीं जिससे क्या कहते हैं कि उत्पत्ति की जा सके। तो डॉक्टर आगे, वैज्ञानिक आगे इसके विरोध में हमने बोल दिया कि भाई साहब हमको नहीं पता, आग से उत्पत्ति किसी की नहीं होती। तो मैं कहीं यहीं पर ये बात सोचता हूँ कि समाज या हमारे लोगों की दूर देखो सोच को, कि हम उत्पत्ति किससे नहीं मान रहे, आग से नहीं मान रहे, पर क्या कहते हैं कि हम कभी भी अपने भूमियों हो गए, भगवान को प्रसाद चढ़ाते, बालाजी बाबा को प्रसाद चढ़ाते, तो उस अखीरी पे रख के उसमें हम डालते कि ले अब ये किसके पास जाएगी, बालाजी बाबा के पास ले जाए इस प्रसाद को। अग्नि मध्यस्थता का कार्य करती है देवी देवता के बीच में, तो हम ये नहीं मान सकते कि अग्नि से किसी की उत्पत्ति होगी, हम अग्नि से भी हमारा संबंध कहीं ना कहीं मानते हैं। चलो छोड़ो वो बातें अलग है। तो चौहानों की उत्पत्ति मान, चौहानों की उत्पत्ति ऐसे हुई है। इसके बाद देखो, अब ये तो हो गया आपका अग्निकुंड सिद्धांत। अब अग्निकुंड सिद्धांत के बाद एक सिद्धांत है ब्राह्मणों का सिद्धांत। अब ब्राह्मणों का सिद्धांत देखो, बिजोलिया शिलालेख है ना भैया, बिजोलिया शिलालेख के अंदर बताया गया है मेरे भाइयों कि राजपूतों के लिए श्री विप्र वस्त्र गोत्र शब्द भूत की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इनसे माना गया विप्र, श्री विप्र यानी ये ब्राह्मणों के, विप्र यानी होता है ब्राह्मण का पर्यायवाची, तो इनका संबंध ब्राह्मणों से माना है, ठीक है। बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ के मंदिर पे लगा हुआ है, ठीक है। इसके रचयिता गुणभद्र थे, गुणभद्र थे, ठीक है। इसमें हमको काफी शेरों के प्राचीन नाम मिलते हैं, ये इस बात को आप नोट करना, जैसे बीनमाल, जवानीपुर, जालोर, छत्रपुर, नागौर का मिलता है, ठीक है। प्रशासनिक जानकारियां भी हमको इससे मिलती हैं, चौहानों के बारे में भी हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। और ये भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में लगा हुआ है, एक बात ये है। इसके बाद क्या कहते हैं, कुंभा स्वयं अपनी किताब में लिखता है, कुंभा रसिक प्रिय में लिखता है कि हम नागर ब्राह्मणों की संतान हैं, ठीक है। इसके बाद गोपीनाथ शर्मा, ये सभी विद्वान आके क्या कहते हैं कि अचलेश्वर महादेव जी के अभिलेख के आधार पर भंडारकर नाथ ने इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है। अब बोलते हैं कि जो पृथ्वीराज तृतीय के पिता थे, यानी पृथ्वीराज चौहान के पिता थे, जो भी ब्राह्मण बताते हैं स्वयं को सभी लेख के अंदर, तो ऐसे पक्ष इनके सामने आ गए। अब आपसे पूछा जाएगा कि बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है, भीलवाड़ा पार्श्वनाथ मंदिर, इसके लेखक कौन है, सबसे प्राचीन ना शेरों के हमको इसमें नाम मिलते थे, प्रशासनिक व्यवस्था मिलती है, और उसके बाद क्या कहते हैं कि हमको यहाँ पर चौहान राजवंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद देखो, इसको तो फ्री करो, ऐसे तो अभी इसकी उत्पत्ति बता दी। अब दो मत फंड लिए हमने, तीसरा मत आया सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, और लियो साहब अब ये कहाँ ही होगा गुरु जी, ये देखो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यदुवंशी, राजपूतों की 3 शाखा है।
उसके अंदर से एक आए सूर्यवंशी, और सूर्यवंशी का समर्थन करा दशरथ शर्मा ने। इसके बाद क्या कहते हैं कि अमीर महाकाव्य अलग, अमीर महाकाव्य, अमीर रासो। अब ये इसमें लिखता है चौहान क्या थे, सूर्यवंशी थे। अब मत वापस यहाँ पर एक अभी ब्राह्मण बता रहा है, कभी क्या बता रहे हैं। अब आप ही के सामने देखो, अभी चौहान स्वयं को क्या बता रहे थे, ब्राह्मण बता रहे थे। इसके बाद क्या कहते हैं कि अब अमीर महाकाव्य बोल रहा है कि नहीं है दशरथ, ये सूर्यवंशी हैं, और दशरथ शर्मा इस मत का समर्थन करते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं कि और काफी वंश भी इनके पक्ष में आ जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारी उत्पत्ति भी सूर्यवंशी है। चलो कोई नहीं, आप सूर्यवंशी मानो। इसके बाद एक आ जाता है आर्य का सिद्धांत। आर्य को छोड़ो, हम विदेशी सिद्धांत देखते हैं। हमारे 4 नंबर का सिद्धांत है विदेशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत विदेश वाले देंगे, ये आपको पता है। तो टोड़ ने दिया, टोड़ ने बताया कि सक्सितियन और सीन की उत्पत्ति हुई है। आपसे खाली इतना ही पूछा जाएगा, वी स्मिथ, हूणों से इनने अपनी उत्पत्ति मानी है, राजपूतों की बताई है। ठीक है, ये विदेशी सिद्धांत है। देखो हमने विदेशी सिद्धांत पढ़ा, सूर्यवंशी पढ़ा और चंद्रवंशी पढ़ रहे हैं, चंद्रवंशी सूर्यवंशी पढ़ा। इसके बाद ब्राह्मणों वाला पढ़ा, उसके बाद हमने अग्निकुल सिद्धांत पढ़ा, और अब इसके बाद हम जो सिद्धांत पढ़ेंगे वो था आर्य का सिद्धांत। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। बच्चों आर्य के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। आर्य का सिद्धांत क्या था, आर्यों का सिद्धांत आज हम बात करते हैं। आर्य का सिद्धांत तो ये डॉक्टर ओझा ने दिया। डॉक्टर ओझा ने बोला कि ये हमारे जो राजपूत थे, जो आर्य थे, क्योंकि इनने रीति रिवाजों को आधार माना, इनके शरीर के संरचना, संगठन और इन सबको देख के बताया कि हम जो सब हैं जो आर्यों की संतान है ना। और उसके बाद इन्हें अस्त्र शस्त्र रखना, जो रीति रिवाज थी जो पूरी की पूरी इनसे मिल रही थी। आर्य भी प्राचीन थे और जबकि राजपूत भी प्राचीन थे। तो अब हमको कहीं पर वहां पर थोड़ा मत मिला कि आर्यों से हमारी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, उसके बाद देखो आर्यों की तो बात हो गई। अब आर्यों के बाद हमने और बात करना भी हमारा कंपलसरी था। तो ये बोला कि देखो तुम कोई मत पे तो आई नहीं हो, इतने भारी सिद्धांत पढ़ लिए तुमने। हाँ, तो एक सिद्धांत और दिए, मिश्रित सिद्धांत, जो दिया डीपी चट्टोपाध्याय ने। डीपी चट्टोपाध्याय ने ये सिद्धांत दिया, मिश्रित सिद्धांत। ये बोला कि ये सारे सिद्धांतों को मिला के एक सिद्धांत दिया गया, जिसको हमने बोला मिश्रित सिद्धांत। आपसे पूछा जाएगा मिश्रित सिद्धांत के समर्थक कौन है, ओझा किससे मानते हैं, कर्नल जेम्स टोड कैसे मानते हैं, उसके बाद कुंभा रसिक प्रेम स्वयं को क्या लिखता है, बिजोलिया शिलालेख की क्या क्या जानकारी, वो सब मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाएगा। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हमने केवल विद्वानों के अनुसार बात करी है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, नहीं कि हमने हमारी तरफ से कुछ भी नहीं बोला। हम किसी भी जाति के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकते कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।